अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये पूछ रहा था मैम, आपने मेरे मिड के मार्क्स नहीं लगाए। मैंने वो ईमेल की थी आपको उस वक्त। अभी मैंने देखा आपने कोई मार्क्स मेरे नहीं लगाए एलएमएस पे। मिड के आपने बिल्कुल मार्क्स नहीं लगाई। टोटल मार्क्स तो है लेकिन जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स है वो आपने नहीं लगाए। जी मैम, मैम यहाँ कनेक्टिविटी का भी इशू है ना, अभी इस वजह से मैंने कहा पहले पूछ लूँ आपसे। टोटल मार्क क्या कह रहे हो बेटा? वो आपको जो लिस्ट भेजी है मैंने इमरान और शामीन को, उसमें आपके मार्क्स नहीं है? नहीं मैम, उसी में मेरे मार्क्स नहीं थे उस लिस्ट में। मैंने इमरान को कहा, उसने कहा मैं दोबारा मैम से पूछ लूंगा। फिर मेरे ख्याल में एक दो लड़कों और उनका नाम भी नहीं थे। फिर मुझे अभी मैंने देखा, मैंने आपको मेल पे भेजी थी जो प्रोजेक्ट आप जो इमरान तो मैंने इमरान आपको वो शामीन बेटा, आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है अभी पिक्चर्स में? जी यस मैम, मैम मेरे वो पास ग्रुप में है मौजूद अभी। है। देखो जरा, इसका नाम नहीं है उसमें मिड्स में? नवीद मैम ये नाम बता दें, क्या नाम है इनका, मैं देख लेती नवीद हूँ। अख्तर। ओके, मैं देख लेती नवीद। देख रही हो बेटा? मैम नहीं है उसमें। चलो मैं मैंने देख। चेक किया मैम, उसमें नहीं है मार्क्स इसके। अच्छा, आप ना मुझे अभी एक मैसेज कर देना इसका, नवीद के नाम का, कि इसकी उससे मेल से चेक करनी है मैंने मिड का पेपर। जी ओके मैम, मैं मैं कर आपको दूंगी एक आपको। मैं आपको एक क्लियर कर दूं। मैंने मेल पे आपको भेजी थी। मैंने कहा मेरे एलएमएस पे इशू वो मतलब नवीद खराब मुझे था। फिर बाद में जो भी आपने मैंने फुल पार्टिसिपेट किया मैम। वो क्विज वगैरह का जो बेटा मुझे असाइनमेंट आपकी जो भी आवाज आपने नहीं आ लिए रही, मुझे नहीं समझ आ रहा आपका कुछ। जी मैम इधर कनेक्टिविटी का थोड़ा बता रहा था मैं कि जो भी आपने मतलब मीट के मार्क्स तो आपने ऑलरेडी नहीं लगाए। दूसरे जो जितने भी आपने क्विज वगैरह या जो भी सबमिट किए उनके मार्क्स भी आपने नहीं लगाए। लेकिन मैंने पूरी की पूरी पार्टिसिपेट किया क्लास में। बिल्कुल मैं था तनवीर बाकी मैंने सब बेटा, कुछ कर मुझे लिया। समझ नहीं आ रही आप पहला क्या ही नहीं कह रहे हो। छोड़ा है। मैं एक काम आप देख करूंगी, लें मैं ईमेल्स पे चेक कर मैम। लूंगी। अब मेरे आपकी जो भी फाइल्स आई होंगी मेरे पास, मैं उसके मार्क्स एंटर कर दूंगी, क्योंकि एलएमएस पे आपका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मेरे पास जो भी आपकी मेल्स पर फाइल्स आई होंगी मैं उसके मार्क्स लगा दूंगी, ठीक है? वो मैम यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है मैम, मैंने वो प्रोजेक्ट भी सेंड किया है। बाकी जो असाइनमेंट वगैरह थी और क्लास में जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उनके भी तो मार्क्स होंगे ना मैम, जो ग्रुप में हमने वो बेटा प्रेजेंटेशन के आपके लग गए हैं, आपने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किया हुआ था, उसके मार्क्स नहीं लगे। उसके वो मेरा दूसरा पार्टनर था मैम, जो वो क्या नाम था, शकील नाम था। उसने आपको सेंड नहीं किया एलएमएस पे। आपने बता दिया कि एक ही मतलब वो अपलोड कर दे ग्रुप में से जिसने भी अपलोड किए। तो मेरे एलएमएस पे ऑलरेडी खराब था तो उसने शकील ने मेरे ख्याल में अपलोड किया। उसने कहा कि मैंने अपलोड किए हुए। वो तो हर ग्रुप के आपकी मैम। प्रेजेंटेशन के मार्क्स लग गए थे जो आपने प्रेजेंट किया था, लेकिन उसमें या तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं था या आपकी स्लाइड्स नहीं थी, इस तरह का कोई मसला था, इसलिए उसके मार्क्स नहीं लगे।
जी मैम, स्लाइड्स का आपने बता दिया, मैं इसी समझ गया जैसे आपने बता दिया मैम कि कोई मैंने बाद में पूछा सीआर से भी, उसने कहा इमरान से, उसने कहा कि कोई एक अपलोड कर ले, मसला नहीं है उसका। तो मेरे साथ जो दूसरा पार्टनर था उसने अपलोड किया। साइबर क्राइम पे हमारा टॉपिक था, वो शकील अहमद ने मेरे ख्याल में वो अपलोड कर दिया बेटा आपके होगा ग्रुप में एलएमएस पे। कौन था आपके ग्रुप शकील में, किसने अपलोड शकील किया था हुआ मैम, है? शकील था मैम, शकील, साइबर क्राइम हमारा टॉपिक था, शकील मेरे साथ था। मुझे आप बता दो कि आपके कौन से मेंबर ने अपलोड किया हुआ है। उस अगर डॉक्यूमेंट में आपका नाम होगा तो मैं उसमें आपका नाम ऐड कर। जी जी मैम, शकील था, शकील। शकील अगर मेरा आवाज अभी सुन रहा है, शकील था मेरे इमरान साथ। बेटा, इससे इसके जो भी मसले मसाइल है ना, वो पूछ के मुझे एक दफा बता देना किसने इसका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो फिर मैं अगर किसी और स्टूडेंट ने अपलोड किया होगा जिसमें इसका नाम। ओके मैम। ठीक है इमरान। ओके ओके मैम। और मुझे अभी बता देना ये क्लास के, मैं ताकि क्लास के बाद ये काम करूं बैठ के। मैं आजकल आप लोगों का ना, ये जितने भी रहते हैं ये मार्क्स वगैरह, इनको मैं वो कर रही हूँ, सम अप कर रही हूँ, बस खत्म कर रही हूँ इस काम को। ओके मैम, मेरे ख्याल में उस वक्त मेरे वो कनेक्टिविटी का इशू था। शकील नाम है, शकील, साइबर नवीर क्राइम पे बेटा, हमारा मुझे टॉपिक है। आपकी आवाज नहीं सही में आ रही है, आप इमरान को कहते ओके मैं हैं। शकील इमरान ने को अपलोड बता की है। दूंगा, मैं पर्सनली इमरान को बता दूंगा, शकील ने अपलोड किया हुआ है वो आपको फिर। ठीक अभी है, मैम कनेक्टिविटी ठीक है, का इशू है, मैं इमरान को अपना सारा कुछ बता दूंगा, फिर वो आपसे शेयर कर देगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम आवाज़ सलाम। आ रही है? मैम मोहम्मद शहबाज हाँ नाम है जी। मेरा। मैम मेरा ना दूसरा जो मिड का है ना, असाइनमेंट नंबर 3 जो आपने दी थी, वो मैंने सेंड किया और जो मार्क्स आए ना उसमें लिखा हुआ है नॉट ओपनिंग। वो मैम मेरी तरफ से तो ठीक था, वो पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा। हाँ बेटा, कुछ फाइल्स ऐसी थी जो किसी और फॉर्मेट में थी, और ना वो वर्ड पे खुल रही थी ना वो किसी और चीज पे खुल रही थी। आपकी फिर फाइल वो होगी। वो मैम मेरे मोबाइल में तो खुल जाती है मैम, वो आपको अब कैसे बेटा सेंड लैब कर उस दूँ? पे सिस्टम पे नहीं खुल रही। मेल कर दो मुझे अभी। मेल कर दूँ, अभी कर दूँ? हाँ अभी कर दो, और लिख देना कि ओके मैम ये इशू था, फाइल नहीं खुल रही थी इस सेक्शन का हूँ, तो आपने मुझे मेल करने को कहा था। ओके मैम। बेटा अजान हो जाए मैं फिर करवाती हूँ आप लोगों को।
अच्छा चलो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये सारी चीजें करवा दी थी, ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स भी हो गए थे। ये चीजें रह गई हैं, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड और पास ग्रेड, ये सब 4 चीजें रह गई। इमरान, हैंड रेज किया किसी ने? नो नो, वो सॉरी सर, ठीक, चलो, अच्छा चलो, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड और पास फेल, ये सारी चीजें रह गई, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज है परसेंटेज। मुझे आप लोग बताओ कि जब हमारे पास पेपर्स आते हैं हमारे, हम लोगों ने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, हम लोग किस मेथड, क्या करते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं उसके लिए, परसेंटेज के लिए? ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय, हाँ, सिंपल क्या होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यही फंक्शन हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था डिवाइड और मल्टीप्लाई का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, हम लोग उसको साइंस के थ्रू ऐड करते हैं। अब देखो, इक्वल्स टू लाजमी है सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यानी कि G2, डिवाइडेड बाय के लिए स्लैश, टोटल मार्क्स F2 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मेरे पास इसकी परसेंटेज आ गई। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगी, मेरे पास बाकी सारी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज बेटा क्लियर है? फिर मैं आगे एवरेज स्टार्ट करूं। यस मैम। अब अच्छा चलो, अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का एवरेज। इसके परसेंटेज और एवरेज आती है आप लोगों की सेम ही है इसमें, क्योंकि उन्हीं 3 चीजों की हम लोग परसेंटेज ले रहे हैं। अच्छा, एवरेज के लिए ना, जैसे हमारे पास सम का फंक्शन होता है, मैक्स का था, मिन का था, काउंट का था, सम इफ का था, वो सारे फंक्शंस हमारे पास एक्सेल में गिवन होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एवरेज का भी गिवन होता है फंक्शन। हम लोग जैसे सम का लगाते हैं ना कि इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज और ब्रैकेट क्लोज, इसी तरह इसका करेंगे। ये देखो, इक्वल्स टू फंक्शन का नाम यानी कि एवरेज, और इसके बाद मैंने इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब देखो मेरे पास कौन सी रेंज है, मैंने इन 3 की एवरेज लेनी है और यहां से ब्रैकेट क्लोज। क्या तरीका होता है, इक्वल्स टू लगाना है, ठीक है। इक्वल्स टू के बाद हम लोगों ने फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन का नाम एवरेज है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो आपकी रेंज आ जाएगी हम लोग उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये इसका आंसर आ गया एवरेज का। मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, बाकी सबकी भी एवरेज आ गई। ये सिंपल हो गया आप लोगों का परसेंटेज और एवरेज। 2 मेन चीजें हैं इफ वाली, वो जो थोड़ा सा आप लोग उसमें गड़बड़ करते हो। अब बेटा जो मुझे असाइनमेंट्स मिली हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी ही कॉपीड असाइनमेंट्स थी, सिर्फ 2-3 थी जो नहीं थी असाइनमेंट्स कॉपी। उसमें आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि पास फेल को, वही है ना कि अकल, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, बस जिसने एक ने पकड़ाई उसको एज इट इज आप लोगों ने अपलोड कर दिया है। पास फेल के लिए क्या होता है, जब हमारे पास 2 ऑप्शन दी हुई होती है ना, कि हमारे पास 2 कंडीशन है, इन दोनों में से कोई मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, या तो ये आंसर आएगा या फिर वो आंसर आएगा, ईदर ट्रू और फॉल्स। जब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही होती है ना, तब हम लोग इफ का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इफ अगर ऐसा हुआ तो ये, वरना वो, इस तरह ईदर ट्रू और फॉल्स। जब हमारे पास 2 कंडीशन आ रही होती है तो हम लोग इफ का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब पास और फेल में देखो, मैं क्या कह रही हूँ, इफ का फंक्शन लगेगा इक्वल्स टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट। अब नीचे देखो मेरे पास सिंटेक्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई आ रही हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको कहती हूँ, अब कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ था कि परसेंटेज की बजाय ऑब्टेन मार्क्स की बेस पे किसी ने वो निकाला हुआ था, पास फेल निकाला हुआ था,
किसी ने किसी और चीज की बजाय पास फेल निकाला हुआ था। हम लोगों ने इस चीज को लॉजिकल टेस्ट को परसेंटेज पे रखना है। लॉजिकल टेस्ट बेटा क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट होता है कि आप किस बेस पर अपने फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि आप किस बेस पर अपने फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो। अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि जिसकी परसेंटेज 40 से ज्यादा होगी वो बच्चा पास है, और जिसकी परसेंटेज 40 से कम होगी वो बच्चा फेल है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, आप पास फेल किसकी बेस पे करवा रहे हो? आप उसकी परसेंटेज की बेस पे उसको पास या फेल कर रहे हो। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट आपका क्या हो जाएगा कि आप जिस बेस पर अपने फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो, मैं अपने फंक्शन को टेस्ट कर रही हूँ परसेंटेज की बेस पे। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में क्या आ जाएगा? लॉजिकल टेस्ट में मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इफ H2। अब खाली परसेंटेज लगाने से तो नहीं आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, आप लोग फंक्शन के साथ उसका क्राइटेरिया भी आप लोग लॉजिकल टेस्ट के साथ उसका क्राइटेरिया भी ऐड करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, मैं अगर आपको कह रही थी कि जिसकी परसेंटेज 40 से ज्यादा होगी वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, तो मेरे पास अब लॉजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या आ जाएगा? इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट मेरे पास क्या आ गई? परसेंटेज, क्योंकि मैं परसेंटेज की बेस पे पास या फेल करवा रही हूँ। इफ H2 आगे मेरे पास उसका क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 40। अब ये मेरे पास पूरा लॉजिकल टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। इस लॉजिकल टेस्ट की बेस पर मुझे वैल्यू ट्रू या फॉल्स मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा है, मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ। आगे लिखा हुआ है वैल्यू इज ट्रू। अब देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा होती है तो पास, ठीक है। अब देखो वैल्यू इज ट्रू और वैल्यू इज फॉल्स में आपने जो भी चीज टाइप करवानी होती है ना, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरे पास ये लिखा हुआ आना चाहिए। आपने जो भी चीज टाइप करवानी होती है आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो। ठीक है, हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो। मैंने H2 को ग्रेटर देन 40 करके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में पास लिख दिया। ठीक है, फिर अब देखो वैल्यू इफ ट्रू के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉमा, मैंने भी इसको कॉमा लगा दिया। आगे है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा नहीं होती, तो हमारे पास वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखा हुआ आना चाहिए? फेल। तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगी, फेल। ठीक है, ये लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा और वैल्यू इफ फॉल्स। अब मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट जब हुआ है तो मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो बताओ, फिर मैं एंटर प्रेस करती हूँ। किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। No, ma'am. चलो ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर रही हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पास। इसको ड्रैग करूंगी, ये लिखा हुआ आ गया। अब देखो सिर्फ एक स्टूडेंट फेल है। वो फेल क्यों है? क्योंकि उसकी परसेंटेज 40 से कम, बाकी सारी परसेंटेज 40 से ज्यादा थी, इसलिए बाकी सारे में पास आ रहा है। ये परसेंटेज 40 से कम थी, 35 थी, इस वजह से यहाँ पर फेल आ गया। अगली चीज है आप लोगों का ग्रेडिंग का। अच्छा, ग्रेड्स क्या होते हैं? अब देखो ये मेरे पास कुछ क्राइटेरिया दिए हुए, ये वाले ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। हाँ ठीक है, ये वाले 90 पे A, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 पे B, C, D, F, इस तरह के 5 मेरे पास ग्रेडिंग क्राइटेरिया है। अब देखो मैंने आप लोगों को जब सिंपल इफ का बताया पास फेल का, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जब मेरे पास सिर्फ दो क्राइटेरियाज होते हैं ना, कि दो कंडीशंस होती हैं कि या तो पास है या फिर फेल है, या फिर कोई सिर्फ दो होती है कि इधर ट्रू और फॉल्स, तब आप लोग इफ का फंक्शन लगाते हो। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या हो जाता है? जिसकी बेस पे आप अपना टेस्ट कर रहे हो फंक्शन को। जब मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज आ जाते हैं, दो से ज्यादा आ जाते हैं ना, अब देखो यहाँ पर दो से ज्यादा क्राइटेरियाज हैं, तब मैं लगाती हूँ नेस्टेड इफ का फंक्शन, NESTEDIF। ठीक है,
नेस्टेड इफ का फंक्शन। नेस्टेड का मतलब क्या होता है नेस्टेड इफ का, कि एक इफ के अंदर मजीद इफ की कंडीशंस, एक इफ के अंदर मजीद इफ के फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, एक इफ के अंदर मजीद और इफ के फंक्शंस आ रहे हैं। आप इफ से स्टार्ट करते हो और एंड पर एंड तक मजीद इफ्स आते रहते हैं, आप लोग उसको नेस्टेड इफ का नाम दे देते हो। लेकिन आप लोग ये जो नेस्टेड इफ का फंक्शन होता है, इसको शुरू मतलब उसका आप जो फंक्शन का नाम स्टार्ट करते हो उसको आप लोग नेस्टेड इफ से स्टार्ट नहीं करते, उसको आप लोग स्टार्ट इफ से ही करते हो, ठीक है। लेकिन उस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम होता है नेस्टेड इफ, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 5 क्राइटेरियाज हैं ABCDF का, मैं यहाँ पर इफ से स्टार्ट कर रही हूँ, इफ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट किया तो मेरे पास अगली चीज आ रही है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। अगर तो मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशंस होती, इधर ट्रू और फॉल्स, तो मैं इसी तरह लगाती जैसे मैंने पास और फेल का लगाया, लॉजिकल टेस्ट लगाकर तो आगे मैं वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स लिख देती। लेकिन यहाँ मेरे पास नेस्टेड इफ का फंक्शन है, तो नेस्टेड इफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे लॉजिकल टेस्ट मेरे पास क्या आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट है, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे ग्रेड्स चाहिए बच्चों के, उनकी परसेंटेज की बेस पर मुझे उनके ग्रेड्स चाहिए, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट में मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि मैं परसेंटेज की बेस पर ग्रेड्स लगा रही हूँ। लॉजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। अगर ये वाला लॉजिकल टेस्ट यानी कि ये परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल, अब देखो हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया से स्टार्ट करें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा, ये बेटा साथ साथ करते जो कर रहा है प्रैक्टिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 के बाद कॉमा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरे पास क्या ग्रेड आना चाहिए, ए, मैं इन्वर्टेड कॉमास में ए लिख दूंगी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इफ का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। इफ से मैंने स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट के बाद मैंने उसका क्राइटेरिया ऐड किया, जब वो मेरे पास कंप्लीट हो गया मैंने कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में बता दिया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए लिखा हुआ आना चाहिए। बेटा इन्वर्टेड कॉमास का और कॉमास का अच्छी तरह ख्याल रखना, मैंने दोबारा कॉमा लगा दिया, आगे अगला इफ का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इफ दोबारा से लॉजिकल टेस्ट क्या है, परसेंटेज, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 होगी कॉमा, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, बी। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं बार बार अभी ब्रैकेट्स लगाकर क्लोज नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ इफ को स्टार्ट करती जा रही। ये सेकंड फंक्शन हो गया, अब मेरे पास थर्ड फंक्शन आएगा इफ का, दोबारा से इफ लॉजिकल टेस्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, उस पे आ जाएगा आपका इन्वर्टेड कॉमास में सी, फिर दोबारा से इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, डी, फिर इफ, अब लास्ट वाला है लेस देन 40, कॉमा एफ। अब ये मेरे पास 5 फंक्शंस इफ के कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास 5 क्राइटेरियाज थे, ठीक है, ए बी सी डी एफ। अब देखो जब मेरे पास 5 क्राइटेरियाज, मैंने इसको बार बार क्लोज नहीं किया था, मैं सिर्फ उसको ब्रैकेट को स्टार्ट करके इफ का फंक्शन लगाती जा रही थी, क्योंकि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक इफ के अंदर, ये देखो ये वाला इफ से स्टार्ट हो रहा है, इस इफ के अंदर मजीद इफ्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जब आपका नेस्टेड इफ का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपने उतने ही ब्रैकेट से क्लोज करना होता है जितने आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कितने इफ के फंक्शन से ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 ब्रैकेट से स्टार्ट किया, तो मैं 5 ब्रैकेट से क्लोज कर दूँ।
यानी कि अब यहाँ पर एंड पर आपके सारे इफ के फंक्शंस क्लोज हो रहे हैं। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो बताओ, फिर मैं एंटर प्रेस करती हूँ। किसी को भी बेटा इसमें कोई इशू है तो बताओ। नो मैम। चलो ठीक है, यहाँ पर मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। ये मेरे पास सारे ग्रेड्स आ गए। अब देखो सिर्फ आखिरी वाले का एफ आ रहा है। इसका एफ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका परसेंटेज 40 से कम। मैंने यहाँ पर क्या कहा हुआ था, जिसकी परसेंटेज 40 से कम होगी उसका एफ होगा ग्रेड। इसकी परसेंटेज 40 से कम थी, इसका एफ ग्रेड था। हमने पास फेल में भी यही कंडीशन लगाई थी कि जिसकी परसेंटेज 40 से कम होगी वो फेल होगा। यहाँ पर उसका भी फेल आ गया। चलो बेटा ये शीट तो अब आप लोगों की कंप्लीट हो गई है सारी। इसमें मैंने आपको सारी चीजें करवा दी हैं, ठीक है। अब अगली शीट पर आओ, शीट नंबर 6 और 7 पे। अच्छा ये मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें इनवॉइस नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ईमेल आईडीज हैं, डॉक्यूमेंट डेट है और पेएबल अमाउंट है। इसमें ये सारी चीजें पड़ी, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले मैं ये बता देती हूँ वी लुकअप यूज कब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारा डेटा मेरे पास शीट नंबर 1 पे पड़ा, ठीक है। शीट नंबर 1 पे ये सारा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। सपोज अब मैं शीट 7 पे काम कर रही हूँ, ठीक है। शीट 7 पे काम करते मुझे याद आया कि मुझे जिस कस्टमर का इनवॉइस नंबर 17 था, मुझे उसकी पेबल अमाउंट देखनी है, ठीक है। अभी तो आपके पास ये सिर्फ 22 इनवॉइस नंबर्स हैं जिनके आगे मैंने उनकी चीजें ऐड की हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कोई रोज की आप लोग सेल्स रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, या आप लोग उसमें उनकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी देखते हो, परचेजेस वगैरह भी, हर चीज आप लोगों ने उसमें रिकॉर्ड की होती है। अब उसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का आपका उसमें शीट नंबर 1 पे सारा इस तरह का डेटा पड़ा। अब आप लोग अगर शीट 7 पे काम कर रहे हो और आपको याद आया कि मुझे 17 वाले या फिर मुझे 100 वाले या फिर 500 वाले या फिर 900 वाले मुझे कस्टमर की पेबल अमाउंट चाहिए। अब आप क्या करते हो, आप जाते हो शीट नंबर 1 पे छानना शुरू कर देते हो, कहाँ पर 100 लिखा हुआ है, कहाँ पर 500 लिखा हुआ है, फिर आप उसकी देखते पेबल अमाउंट कितनी लिखी हुई है। वो काम बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने वो काम नहीं करना होता। जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है ना, थाउजेंड्स ऑफ, जैसे मैं कस्टमर्स का बता रही हूँ, डेटा पड़ा हुआ होता है, तो उसका सबसे आसान काम क्या होता है। सपोज ये शीट 1 पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। काम हम लोग करें शीट 7 पे, मुझे कोई भी रैंडम 19th कस्टमर का वो चाहिए, पेबल अमाउंट चाहिए 19th वाले इनवॉइस नंबर, ठीक है। अब 19th वाले इनवॉइस नंबर की पेबल अमाउंट के लिए हम लोग, मैं वी लुकअप स्टार्ट कर दूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा अब देखो, अब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहली चीज है लुकअप वैल्यू। सबसे पहली चीज है लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब देखो लुकअप वैल्यू क्या होती है बेटा, कोई इशू है तो बताओ। सबसे पहली चीज है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में कौन सी चीज आती है? अब देखो लुकअप वैल्यू में हमेशा वो वाली चीज आएगी जिसको आप उस टेबल में ढूंढना चाह रहे हो। मैं अगर देखो वो सबसे पहले मुझे 19 की पेबल अमाउंट चाहिए ना, तो सबसे पहले वो 19 को ढूंढेगा उस टेबल के अंदर, तो उसको उसकी पेबल अमाउंट मिलेगी ना। जब तक वो 19 को सर्च ही नहीं करेगा तब तक उसको पेबल अमाउंट कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाती है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमेशा वो वाली वैल्यू आती है सबसे पहले आप जिसको टेबल में सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 19 इनवॉइस नंबर की पेबल अमाउंट चाहिए, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट पेबल अमाउंट तो नहीं फाइंड करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि 19 कहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वो उसकी पेबल अमाउंट फाइंड करेगा ना। तो आपकी लुकअप वैल्यू कौन सी हो जाती है कि आप जिस वैल्यू को लुकअप करना चाह रहे हो टेबल के अंदर। अब देखो लुकअप वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, मेरे पास 19
मैंने 19 को क्लिक कर दिया। अब लुकअप वैल्यू के बाद क्या है, कॉमा, मैंने कॉमा लगा दिया। आगे लिखा हुआ है टेबल अरे। मैं शीट, देखो शीट नंबर 6 पे जाऊंगी। सपोज हमारे पास ये शीट 1 में सब कुछ पड़ा हुआ, यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मूला बार में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये मेरे पास सारा सिंटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं वापस शीट 7 पे नहीं जा रही, मैं अभी शीट 6 पे ही। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू एंटर की थी, कॉमा लगाया था। आगे वो मांग रहा है मुझसे टेबल अरे। मैं टेबल अरे के लिए इधर सारा सिलेक्ट कर दूंगी, ए से पकड़ के ई तक मैं सारा इसको ड्रैग कर दूंगी, तो मेरे पास टेबल भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल अरे के बाद क्या है, कॉमा, मैं इधर ही कॉमा लगा रही हूँ, मैं शीट 7 पे नहीं जा रही, मैं यहीं पर फॉर्मूला अपना फंक्शन कंप्लीट करूंगी। टेबल अरे के बाद कॉमा, मैंने कॉमा लगा दिया। अब कॉमा के बाद क्या चीज बोल्ड लिखी हुई आ रही है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखो कॉलम हमेशा हम लोग कौन सा फाइंड करते हैं, मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा था कि 19th इनवॉइस नंबर की मुझे पेएबल अमाउंट चाहिए। अब देखो उसने 19th को भी सर्च कर लिया, उसने उस पूरे टेबल को भी देख लिया जिसमें से उसने सर्च करना था। आखिरी चीज वो मांग रहा है कि आपने देखना क्या है 19th का, मुझे 19th की पेएबल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो पेएबल अमाउंट किस कॉलम में पड़ी हुई है, कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे पेएबल अमाउंट चाहिए थी, तो पेएबल अमाउंट का कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5th कॉलम है। मैं यहाँ पर 5 लिखकर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, यहीं पर इसका फंक्शन फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई मसला है तो बताओ, मैं फिर एंटर प्रेस करूँ। बेटा अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही मुझे साथ साथ पूछ लो, क्योंकि अब इसकी दोबारा रिविजन नहीं होगी और मुझे अब आप लोगों का रिजल्ट वैसा नहीं चाहिए जैसे आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स पकड़ा कर एहसान किए मेरे ऊपर। मैम अगर पेबल अमाउंट की जगह ईमेल आईडी हो तो क्या किस तरह करते हैं? ईमेल आईडी भी मैं करवाती हूँ, पहले ये बताओ क्लियर है बेटा सबको? ये क्लियर है मैम। अब यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उस शीट के ऊपर लेकर चला जाएगा जहां पर मैं ये सारा काम सॉल्व करेंगी। मुझे शीट 7 पर चाहिए था सब कुछ, तो मैंने वहां पर उसको एंटर प्रेस किया, वो मुझे शीट 7 पर ऑटोमेटिकली लेकर आ गया। अब मुझे अगर मजीद चाहिए होंगी मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगी, मेरे पास बाकियों की भी पेएबल अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अब आप ईमेल आईडीज का पूछ रहे थे, तो अब देखो ईमेल आईडीज के लिए हम लोग, मुझे साथ साथ आप लोग खुद बताओ। देखो मैं वी लुकअप स्टार्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यहाँ पर कौन सी होगी, मैं 7th को देखना चाह रही हूँ, 7th का ईमेल आईडी, तो मेरे पास लुकअप वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पर, 7 होगी। मैंने 7 को क्लिक कर दिया। आगे ब्रैकेट वो कॉमा, आगे है टेबल अरे। अब टेबल मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से पकड़ के पूरे टेबल को ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, टेबल अरे हो गया। आगे फिर कॉमा। अब आगे हम लोगों ने 7th का क्या फाइंड करना था, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी किस कॉलम में पड़ा हुआ है, 3 में है, तो मैं 3 लिख दूंगी यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगी, वो मुझे ऑटोमेटिकली शीट 7 पर लेकर चला जाएगा। और 7th का ईमेल आईडी क्या है, ABC। हम लोग चेक कर लेते हैं, 7th का ईमेल आईडी हमारे पास abc@gmail.com है। यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ बेटा वी लुकअप का? यस मैम। अच्छा चलो, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। शीट 4 5 6 7, ये क्या है, ये अच्छा सब टोटल है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक करवाया था सब टोटल का। इसमें क्या होता है कि अब देखो मेरे पास ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है जिसपे डेट है, रीजन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम है और साथ साथ उनकी सेल्स है। सब टोटल में आप किसी चीज का टोटल करते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है ना उनके साथ साथ मुझे चाहिए उनकी सेल्स और साथ साथ उनकी सेल्स का टोटल चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम चाहिए, साथ साथ उनकी सेल्स चाहिए और साथ साथ उनकी सेल्स का टोटल भी चाहिए। अब उसके लिए देखो चेंज कहाँ पर, अच्छा चलो मैं पहले स्टार्ट करवाती हूँ सब टोटल। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया जिसके ऊपर मैंने सब टोटल अप्लाई करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में गई, यहाँ पर मैंने सब टोटल को क्लिक किया, ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है एट ईच चेंज इन। अब देखो मैं आपसे कह रही हूँ कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ मुझे इनकी सेल्स चाहिए,
तो चेंज क्या क्या हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी सेल्स चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे उनका टोटल आता जाएगा। तो चेंज अब कहाँ पर आ रहा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नामों में चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं साथ साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज उनकी सेल्स मांग रही। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन सम का लगेगा और सब टोटल सेल्स का होगा। इसको मैं ओके करूंगी, ये देखो ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3, ये इस टाइम हम लोग 3 पे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास देखो मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ उनकी सेल्स मांगी थी ना आपसे, ये उनके नाम आ रहे हैं और ये उनकी सेल्स आ रही है और ये उनकी सेल्स का टोटल आ रहा है। अगले का नाम, उसकी इंडिविजुअली सारी सेल्स और उसकी सेल्स का टोटल। तीसरे का नाम, उसकी सेल्स और उसकी सेल्स का टोटल। अगर मैं 2 पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, वो जो मैंने जिसके साथ साथ उनकी सेल्स मांगी वो आ जाते हैं, और साथ साथ उनकी सेल्स आ जाती हैं, और साथ साथ उनके सॉरी साथ साथ उनका टोटल आ जाता है सेल्स का, और बाकी उनका ग्रैंड टोटल आ जाता है। अब देखो मैंने अगर एक दफा तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जैसा डेटा पुराना पड़ा हुआ था वैसे ही मेरे पास आ जाए, जिसमें ये सारी डिविजन्स नहीं हुई थी, उसका क्या तरीका है, मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से डेटा पे गई, दोबारा से सब टोटल पे गई, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव ऑल पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास पुराना जैसे डेटा पड़ा हुआ था ये वही है। अब देखो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे रीजन वाइज उनकी सेल्स चाहिए, जैसे जैसे रीजन आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी सेल्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से सब टोटल पे जाऊंगी। अब यहाँ पर चेंज किस में आएगा, रीजन रीजन में चेंज आएगा। मैं इसको रीजन में लेके आऊंगी, इसको सेल्स पे रहने दूंगी, ओके कर दूंगी। तो ये मेरे पास ये रीजन, ये उनके टोटल, ये अगले के रीजन का टोटल, और ये वेस्ट का टोटल, और ये ग्रांड टोटल, मेरे पास उन सबका टोटल आ जाएगा। ये बेटा क्लियर है अब सब टोटल वाला, यहाँ तक मुझे बताओ अगर कोई इशू है तो। आप लोगों की मेरा ख्याल है 2 और क्लासेस रहती हैं अगले हफ्ते की, तो उसमें जो है अगर तो हमारे पास कोई क्लास फ्री होती है, कोई क्लास बचती है, तो मैं उसमें देखूंगी एक आध और असाइनमेंट ले लूंगी। और जिन्होंने कॉपी की हुई है असाइनमेंट्स, उनके ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये मैं स्टार्ट से एक ही रोना पीटना मैंने लगाया हुआ है कि आप लोग कॉपी ना किया करो, एटलीस्ट अपना जितना काम करना होता है उतना किया करो। तो उनके मार्क्स कटेंगे। मेरी कोशिश ये है कि अगर एक आध और क्लास निकलती है एंड पे, तो मैं असाइनमेंट ले लूंगी एक और। अगर नहीं होती तो फिर जैसे हमारा काम चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। अब एक जो बाकी चीजें रह गई हैं, पिवट टेबल रहता है सिर्फ, और साथ एक ये वाली शीट रहती है, बस सिर्फ ये रहता है और पिवट टेबल रहता है। वो मैं फिर आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में करवा देती हूँ, वो फिर आप लोगों की सारी रिविजन कंप्लीट हो जाएगी। अभी बेटा कुछ पूछने वाला है तो बताओ। नो मैम। मैम रेफ खान बात करूँ। मैम आपने मेरा वो कॉपी लिखा हुआ था पिछली असाइनमेंट का अरोमा के साथ, लेकिन मैम मैंने तो उनका कॉपी नहीं किया था। बेटा मैं दोनों की फाइल चेक करके फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। हो सकता है चले मुझे मैम गलत ठीक। लगा हो। मैं दोनों की ओके फाइल करके मैं फिर आपको मेल पे दिखा दूंगी, क्योंकि ओके पहले भी 2 3 स्टूडेंट्स ने मुझे उनका इशू हुआ था, फिर मैंने उनको फाइल सेंड कर दी थी, फिर उनको पता लग गया था कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो ओके आपका मैम भी ठीक अगर है। नहीं होगा, मेरे से गलती हुई थी तो फिर मैं आपके मार्क्स ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। अच्छा, चलो। अब बेटा अगर और कोई चीज नहीं है पूछने वाली तो फिर मुझे बताओ, मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ। कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो। चलो फिर एक जरा चुप करके बैठना, मैं स्क्रीनशॉट लेने लगी।
चलो स्क्रीनशॉट्स भी हो गए। अब मुझे बताओ बेटा कुछ पूछने वाला है, वरना तो मैं क्लास एंड करूँ। नो मैम, एंड कर दो। अब तक मैंने जितनी रिवीजन करवाई है सारा कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम। चलो ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर क्लास एंड कर रही हूँ, आप लोगों की फिर मैं अटेंडेंस लगा लूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।